नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आईडी टेक एजुकेशन में। आज मैं आपके सामने CITS इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ की चौथी वीडियो का डिस्कशन करने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने इस सीरीज़ की पहली, दूसरी और तीसरी वीडियो का डिस्कशन कर लिया है। यदि आप लोगों ने वो उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, एक ट्रांजिस्टर में संग्राहक क्षेत्र बनाया जाता है। तो दोस्तों, जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो कलेक्टर रीजन होता है उसका जो साइज़ बड़ा रखने का मुख्य कारण है ये हीट को रिड्यूस करने का काम करता है, और इसमें उत्सर्जक या आधार की तुलना में अधिक हीट का प्रसार होना चाहिए, जिस कारण इसे संग्राहक को इमीटर और बेस रीजन से बड़ा रखा जाता है। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो ट्रांजिस्टर की सभी क्षेत्र ज़्यादा गर्म हो जाएंगी और ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर देन इमीटर रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। PT100 सेंसर का प्रतिरोध डैश ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर परिवर्तित होता है। तो दोस्तों, जो प्लैटिनम प्रतिरोध सेंसर्स होते हैं उनका जो प्रतिरोध होता है वह 0.384 ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी और 0.384 ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक प्रेरकीय सेंसर डैश सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों, जो एक इंडक्टिव सेंसर होते हैं वह मुख्यतः स्वप्रेरण की विविधता, वेरिएशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, वेरिएशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और प्रोडक्टिव ऑफ एडी करंट, इन तीनों ये सभी सिद्धांतों पर कार्य करता है। तो मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। जोड़ों पर सोल्डरिंग संशोधित करने हेतु प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों, जो जॉइंट्स होते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग जो सोल्डरिंग करते हैं उनका जो मुख्य प्रयोग होता है वो कंडक्टिविटी से ही रिलेटेड है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा कंडक्टिविटी, ऑप्शन नंबर डी, कंडक्टिविटी। तो एक सोल्डर में लीड, टिन और जिंक होते हैं। जिंक डैश सोल्डरिंग हेतु प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, जो जिंक का यूजेज है वो एल्युमिनियम केबल के जॉइंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं जनरली जिंक को। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम केबल जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक डीसोल्डरिंग स्टेशन में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, जो डीसोल्डरिंग स्टेशंस होते हैं उनमें मुख्यतः 10 से 15 वाट का केवल एक सोल्डरिंग आयरन एवं एक सोल्डरिंग चूसक यूज़ होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, बोथ अ सोल्डरिंग आयरन ऑफ 10 to 15 वाट एंड अ सोल्डर सकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक मॉडम डैश हेतु प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, जो मॉडम जो होते हैं वह हम डायल अप कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जनरली ये कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। इनका मुख्य काम, ये एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जो सिग्नल के मॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और मॉड्यूलेशन से तात्पर्य है किसी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए एक कैरियर की आवश्यकता होती है जिससे सूचना का आदान प्रदान तीव्र हो सके, इसलिए हम मॉड्यूलेशन तकनीक का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, डायल अप कनेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। डैश वह प्रिंटर है जो रंगीन फोटोग्राफ प्रिंट करता है। तो दोस्तों, जो रंगीन फोटोग्राफ प्रिंट करता है उसे हम कलर लेज़र प्रिंटर कहते हैं। इस टाइप के प्रिंटर में अलग से कलर के बॉक्स पैनल होते हैं जिसमें हम कलर भर करके और कलर प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करके कलर प्रिंट निकाल सकते हैं।
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कलर लेज़र प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। GUI स्टैंड फॉर, GUI से तात्पर्य है, GUI जनरली हम लोग अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप में यूज़ करते हैं। ये इसके ज़रिए हम चीज़ों को और अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे तात्पर्य यह है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये यूज़र इंटरफेस होता है जिससे हम डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम में ग्राफिक्स वगैरह चेंज करके और चीज़ों को और अच्छी तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। IP स्टैंड फॉर, IP से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों IP से यहाँ तात्पर्य है इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल दोस्तों सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि किसी भी कम्युनिकेशन के लिए हमें एक रूल की आवश्यकता होती है, एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे हम डेटा ट्रांसफ़र के लिए हम इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। एक केबल को 7/20 कॉपर से दर्शाया गया है, यह डैश तार रखता है। तो दोस्तों 7/20 से तात्पर्य यह है कि ये 7 तार रखता है, ये 7 तारों का एक लेयर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सौर ऊर्जा का डैश स्रोत है। तो दोस्तों इससे पहले की वीडियो में आप लोगों से मैंने इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया है। दोस्तों ये सौर ऊर्जा जो होता है ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रिन्यूएबल एनर्जीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सौर विकिरण को मापा जाता है। तो दोस्तों सौर विकिरण को हम लोग जनरली किलोवाट पर मीटर स्क्वायर में मापते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी, किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रत्येक किलोवाट PV एरे हेतु डैश क्षेत्र आवश्यक होता है। तो दोस्तों जो PV एरे जो हम सोलर सेल्स में यूज़ करते हैं उनके लिए जो क्षेत्र आवश्यक होता है वो होता है 8 मीटर इंटू 2 मीटर। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, एक एरे की साइज जो होती है वो 8 मीटर इंटू 2 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युतीय उत्पादन की शोर रहित विधि है? तो दोस्तों शोर रहित विधि जो है वह आपकी SPV प्लांट्स जो होते हैं वह शोर रहित होते हैं। बाकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हो गए, एटॉमिक इलेक्ट्रिक प्लांट्स हो गए, पेट्रोलियम फ्यूम बेस्ड प्लांट हो गए, तो दोस्तों इन तीनों में शोर होते हैं। इनमें जनरली मोटर्स के यूज़ किए जाते हैं जो कि शोर करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, SPV प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमा संकेत का एक भाग नहीं है? तो दोस्तों क्रोमा संकेत से मतलब है कलर बर्स्ट सिग्नल। ये जनरली जो टेलीविज़न्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इसमें कलर बर्स्ट सिग्नल्स होते हैं, वाई सिग्नल्स होते हैं एंड कलर सब कैरियर्स होते हैं। और दोस्तों इसमें साउंड इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी सिग्नल यूज़ नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, साउंड इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक LED टीवी हेतु संकुचन अनुपात को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट रेशियो जो होता है उसे हम
द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट ब्राइट एंड मोस्ट डार्क पोर्शन से रिलेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिक उज्ज्वल और सर्वाधिक अंधकारमय भागों के बीच का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, एलईडी एंड एलसीडी डिस्प्ले पैनल सामान्यतः डैश तक बनाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वह 6 सेंटीमीटर टू 160 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर तक के बीच के पैनल बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक माइक्रो कंट्रोलर में कम से कम होना चाहिए। तो दोस्तों एक माइक्रो कंट्रोलर में मुख्यतः सीपीयू, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स एंड टाइमर्स, ये सभी युक्तियाँ होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स एंड टाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक माइक्रो कंट्रोलर में किसी निर्देश का पालन कराने हेतु कौन सा फाइल एक्सटेंशन लोड किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक्सटेंशन यूज़ किया जाता है माइक्रो कंट्रोलर में वो होता है डॉट हैक्स। डॉट हैक्स एक्सटेंशन का यूज़ करके लोड किया जाता है, फाइल को हम माइक्रो कंट्रोलर में लोड करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों मैं माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर पे एक अलग से वीडियो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बनाऊंगा और वो उसे अपलोड करूंगा। यदि आपको वो वीडियो अच्छे लगेंगे तो उसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर में 3 प्रकार के बस होते हैं, जिनमें से 2 बस डाटा बस तथा एड्रेस बस होती है। तो तीसरी बस, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने पहले वीडियो में कर चुका हूँ, पहली या दूसरी वीडियो में किया था। तो दोस्तों इसमें 3 टाइप के मुख्यतः बसेस यूज़ होते हैं। एक बस होता है डेटा बस, दूसरा एड्रेस बस और जो तीसरा होता है वो कंट्रोल बस होता है। तो एड्रेस बस जो होता है वह यूनिडायरेक्शनल होता है और जो डाटा बस होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक सेल फोन का संपूर्ण संचालन तंत्र डैश में संग्रहित होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होता है एस रैम। स्टैटिक रैम में संपूर्ण संचालन तंत्र संग्रहित होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एस रैम, स्टैटिक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक सेल फोन का एलईडी डिस्प्ले यूनिट डैश ऑपरेटिंग वोल्टेज की आवश्यकता रखता है। तो दोस्तों जो एलईडी डिस्प्ले यूनिट्स जो होते हैं वह 20 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज की आवश्यकता रखता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 20 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। टीवी संचारण में पिक्चर और ध्वनि तरंगों के लिए प्रयुक्त मॉड्यूलेशन क्रमशः होते हैं। तो दोस्तों जो टीवी संचारण के लिए हम मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं, पिक्चर के लिए हम AM मॉड्यूलेशन यूज करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और ध्वनि के लिए हम FM मॉड्यूलेशन यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। दोस्तों इस मॉड्यूलेशन टेक्निक के बारे में मैं अलग से वीडियो को आपको बना के दूंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों AM एंड FM, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक CTV के ऊर्ध्वाधर सेक्शन में कौन सा कंट्रोल अवस्थित होता है। तो दोस्तों जो एक CTV होता है उसमें ऊर्ध्वाधर सेक्शन में दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा
वर्टिकल लीनियरिटी कंट्रोल, ऊर्ध्वाधर रेखीयता कंट्रोल अवस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वाधर रेखीयता कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। और यहाँ CTV से मतलब है कलर टेलीविज़न। एक कलर टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल का ट्रांसमीटर डैश आवृत्ति सीमा में संकेत ट्रांसमिट करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वह 37 किलोहर्ट्ज़ टू 44 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी रेंज रहती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक LCD पैनल की संपूर्ण मोटाई लगभग डैश होती है। तो दोस्तों जो एक LED पैनल होती हैं, LCD पैनल्स, उनकी जो मोटाई होती है वो 4.5 सेंटीमीटर होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 4.5 सेंटीमीटर। कुछ में ये 4 सेंटीमीटर भी होती है और जनरली 4.5 सेंटीमीटर यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यदि एक प्लाज्मा टीवी में एक स्थिर पिक्चर लंबे समय तक दिखाई जाती है तब पैनल में खराबी निर्मित हो जाती है, जिसे कहा जाता है। तो दोस्तों जब एक प्लाज्मा टीवी में हम एक स्थिर पिक्चर को दिखाते हैं तो उसमें स्किन बर्न इन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्किन बर्न इन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी IC नॉट गेट्स रखते हैं? तो दोस्तों जो नॉट गेट की IC जो होती है वह होती है 7404। दोस्तों ये 7400 है, ये नैंड गेट की IC है। और दोस्तों जो ये 7402 है ये नॉर गेट की IC है। और 7408 ये एंड गेट की IC है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक डिजिटल तंत्र में प्रयुक्त डिस्क्रीट स्टेट की संख्या होती है। तो दोस्तों एक डिजिटल तंत्र में डिस्क्रीट स्टेट की संख्या जो होती है वो लगभग 2 होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस कोड में प्रत्येक दशमिक डिजिट को समतुल्य बाइनरी में परिवर्तित करने से पूर्व 3 जोड़ा जाता है? तो दोस्तों एक्सेस 3 कोड जो होते हैं, एक्सेस 3 कोड में बाइनरी बाइनरी में परिवर्तित करने से पूर्व 3 जोड़ा जाता है। जैसे हमें 3 दशमिक डिजिट की बाइनरी समतुल्य ज्ञात करनी होती है, तो इसमें 3 और जोड़ करके 6 के इक्विवेलेंट किया जाता है। और इसे बाइनरी में जब कन्वर्ट किया जाता है तो ये 0110 को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। द टर्म CMOS स्टैंड फॉर, CMOS से तात्पर्य है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये PMOS और NMOS दोनों का मिक्स करके बनाया जाता है, इसलिए इसे कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। MS फ्लिप फ्लॉप के लाभ हैं। तो दोस्तों जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप होता है उसका मुख्य लाभ ये होता है कि उसमें रेस अराउंड कंडीशन नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, नो रेस प्रॉब्लम। तो यहाँ रेस अराउंड कंडीशन से या रेस प्रॉब्लम से मतलब है जब हम जे के फ्लिप फ्लॉप में जे के की वैल्यू 1 देते हैं तो ये टॉगल करने लगता है। जो आउटपुट जो होता है वो टॉगलिंग करने लगती है, जिससे कि एक अनसर्टेनिटी अकर हो जाती है
जिससे कि आउटपुट को डिसाइड कर पाना मुश्किल हो जाता है, तो हम रेस अराउंड कंडीशन अकर हो जाती है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो नो रेस प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक डिजिटल क्लॉक में नियत आवृत्ति पल्स डैश द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो दोस्तों एक नियत आवृत्ति की जो पल्स जनरेट की जाती है वो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर से यूज करके की जाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। रजिस्टरों का समूह जिसे बाइनरी सूचना संग्रहित करने हेतु प्रयोग किया जाता है वह होता है। तो दोस्तों जो बाइनरी डेटा को स्टोर करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वह होता है आपका शिफ्ट रजिस्टर्स। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट रजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ICLM 723 कंसिस्ट ऑफ। तो दोस्तों जो ICLM 723 में होता है वह एक सिंगल ऑप एम्प को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगल ऑप एम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 3 फेज प्रेरण मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए यह आवश्यक है। तो दोस्तों जो थ्री फेज प्रेरण मोटर्स होते हैं उनकी दिशा को परिवर्तित करने के लिए मुख्यतः हम तीन में से किन्हीं दो लाइनों का संयोजन अंतर विनिमय किया जाए। जैसे कि जो तीन लाइनें हो तीन फेज जो होते हैं उनमें से किसी दो लाइनों के संयोजन को इंटरचेंज करें तो हम उसकी दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यदि अंशीय स्लिप 0.07 हो तो कुल 4 ध्रुव वाली पिंजरी प्रेरण मोटर की घूर्णक को 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर गति होगी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 23.25 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रेरण मोटर का बलागुण डैश के साथ समानुपातिक होता है। तो दोस्तों जो इंडक्शन मोटर्स होते हैं उनका जो टॉर्क होता है वह स्टेटर फ्लक्स, रोटर धारा एवं रोटर पावर फैक्टर के साथ समानुपातिक होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, स्टेटर फ्लक्स, रोटर करंट एंड रोटर पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। वॉशिंग मशीन में किस प्रकार की एकल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो वॉशिंग मशीन्स हैं उनमें हम रेसिस्टेंट स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, प्रतिरोध प्रारंभी प्रेरण चल मोटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं इसी तरह की वीडियो आगे भी बनाता रहूँगा। ये सभी क्वेश्चन हम विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, रेलवे जेई, NTPC जेई और अन्य भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पर्पस से ये वीडियो सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपकी लाइक्स और सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करते हैं इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों।